हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल दी नेक्स्ट फेम। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और ये है पार्ट 1। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने का और अन्यथा दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का तथा किसी भी संसदीय समिति का सदस्य बनने का अधिकार है किंतु वे मत देने के लिए अधिकृत नहीं है? ऑप्शंस हैं अध्यक्ष, वित्त आयोग का, महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महान्यायवादी। जो महान्यायवादी है वह दोनों सदनों में बोल सकता है एवं दोनों सदनों में कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। और यह हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 76 में जो है, आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। और जो महान्यायवादी होता है वह राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद को धारण करता है और महान्यायवादी को भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा होता है जो ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है, केवल राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनता है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है, केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इस प्रकार होता है और उपराष्ट्रपति पद का जो उल्लेख है वह हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 में किया गया है। और आर्टिकल 64 में कहा गया है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा कौन? उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होगा वह राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 में कहा गया है। और आर्टिकल 66 में यह कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है उसकी निर्वाचन प्रक्रिया क्या होगी, तो उसका पूरा उल्लेख आर्टिकल 66 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः संसद की सूची में परिगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। ऑप्शंस हैं संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची भी और समवर्ती सूची भी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो संसद है वह संघ सूची में भी एवं समवर्ती सूची में भी परिगणित विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस हैं उद्देशिका संविधान का अविभाज्य अंग है, तो बिल्कुल ये तो राइट आंसर है। और दूसरा है दे रखा गया है शब्द पंथ निरपेक्ष और समाजवादी उद्देशिका के प्रारंभ से इसके अंग रहे हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। जो ये शब्द हैं पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता, ये तीनों 42 जो अमेंडमेंट हुआ 1976 में, इसके द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं, भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़े गए हैं। पंथ निरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता। और जो उद्देशिका है उसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार एक वित्त आयोग को नियुक्त करेगी जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनरीक्षण और ऑप्शंस दे रखे गए हैं, राज्य द्वारा उद्ग्रहित किए जाने वाले करों, पथ करों एवं फीस के निवल आगम के राज्य एवं पंचायतों के बीच वितरण के विषय में सिफारिशें करेगा। तो बिल्कुल ये राइट है। वित्त आयोग के संदर्भ में हमें बताना है। पंचायतों को समुद्देशित किए जाने वाले कर, शुल्क, पथ कर एवं फीस का निर्धारण करेगा, ये भी राइट है। पंचायतों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों के विषय में सिफारिशें करेगा, तो ये भी राइट हो जाएगा। इसमें राज्य सरकार के वित्त आयोग के बारे में पूछा गया था, तो ये तीनों कथन राइट हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? लोकतंत्र में प्रेस को अनिवार्यता, ऑप्शन है स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, सरकारी नीतियों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, सरकार की उपलब्धियों पर बिना इसकी नीतियों की आलोचना किए विशेष बल देना चाहिए, सरकारी नीतियों की आलोचना करनी चाहिए। तो इसमें प्रेस के बारे में बताना है हमें। लोकतंत्र में प्रेस को कैसा होना चाहिए? तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1947 में भारत का प्रथम प्रधानमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किया गया? ऑप्शन हैं गवर्नर जनरल, भारत के राष्ट्रपति, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि ऑप्शन से निर्वाचित संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का एक मत होता है, मत एक होता है। ठीक है, तो इसमें ये बताना था कि जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है इसका मतलब क्या है? तो सभी संसद सदस्यों और राज्यों के विधानसभा सदस्यों में से प्रत्येक का मत एक होता है, यानी कि उनका जो मत है उसका वैल्यूएशन सबका एक तरह का होता है, उसकी काउंटिंग एक तरह की होगी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का एक कार्य नहीं है? ऑप्शंस हैं आकस्मिक
निधियों और लेखाओं में से संबंधित केंद्र एवं राज्य सरकारों के लेन देनों की लेखा परीक्षा करना, तो ये तो बिल्कुल राइट है, ये तो वर्क है कैग का। नियंत्रक और माली लेखा परीक्षक को इंग्लिश में कैग कहते हैं, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी दे रखा गया है रक्षा लेखाओं का संकलन करना, तो ये राइट है, रक्षा लेखाओं का संकलन करना। हमें यहाँ बताना है कौन सा कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो डिफेंस से रिलेटेड जो लेखा जोखा होता है उसका संकलन करना, यह वर्क नहीं है कैग का, उनका एक अलग सिस्टम होता है डिफेंस सेक्टर का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो अन्य दे रखे गए हैं, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थाओं के लेखाओं की लेखा परीक्षा करना, ये भी राइट है। राज्यों की लेखाओं का संकलन करना, ये भी राइट है। तो A, C, D तो राइट है। तो हमें बताना था कौन सा कार्य नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और जो कैग है उसका जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में किया गया है। ठीक है, और जो कैग का जो पद ग्रहण होता है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी हो गई, यानी कि या तो 6 वर्ष पहले पूरा टेन्योर पूरा कर लिया हो या 65 वर्ष आयु पूरी हो गई हो, तो इतना कार्यकाल रहता है, पद ग्रहण कर सकते हैं वो। और जो नियुक्ति करता है, तो कैग की नियुक्ति PM की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में संयुक्त संसदीय सत्रों की अध्यक्षता कौन करता है? इसमें बताना है संयुक्त जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो ऑप्शन है भारत का राष्ट्रपति, तो नहीं, ये तो नहीं है। भारत का उपराष्ट्रपति, जो राज्यसभा का सभापति, ये भी रॉन्ग है। लोकसभा का अध्यक्ष, तो ये राइट हो जाएगा। जो संयुक्त जो अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और अब तक जो भारतीय संविधान बनने के बाद कितनी संयुक्त बैठकें हो चुकी हैं, तो अब तक 3 संयुक्त बैठकें हुई हैं। एक हुई थी 1961 में, और एक हुई थी 1978 में, और एक हुई है 2002 में। जो 2002 में हुई थी वह प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के संदर्भ में हुई थी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं POTA। तो 2002 वाली जो संयुक्त बैठक हुई थी वो POTA के संदर्भ में थी, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। और जो राष्ट्रपति होता है वह संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है। जबकि संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता कौन करता है? तो वह लोकसभा का अध्यक्ष करता है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत में संविधान की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है BR अम्बेडकर, तो ये तो प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे, तो ये तो थे। KM मुंशी भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। कृष्णा स्वामी अय्यर भी सदस्य थे। महात्मा गांधी, MK गांधी, ये सदस्य नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो प्रारूप समिति थी इसमें कुल 7 सदस्य थे, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। जो 7 सदस्य थे उनमें से देख लेते कौन कौन थे। तो KM मुंशी थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, मोहम्मद सादुल्ला, और DP खेतान, N माधवन राव, और DP खेतान जो थे उनके जब मृत्यु हो गई 1948 में, तो उनके स्थान पर एक नए सदस्य बने, वो थे TT कृष्णमाचार्य। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद।